ओके, तो लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर कभी भी कोई भी कहता है कि क्या ये वाला टॉपिक करना जरूरी है, क्या मैं इस टॉपिक को छोड़ दूं, हमारे सामने स्टेटस है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि कौन से ऐसे टॉपिक है जो नहीं किए तो भी चलेंगे, इन दोनों के अलावा तो किसी पे हाथ भी नहीं जाता। अच्छा, उसमें से भी ये जो बेचारा है, इसके ऊपर नीचे वाले कर लो तो ये तो ऑलमोस्ट हो ही जाता है ना। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट करना है या छोड़ना है, वो तो रेलेवेंस ही नहीं लगता। आप कंपनीज कर लीजिए, आप पार्टनरशिप कर लीजिए और फिर इसको सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए, ये तो अपने आप हो जाता है। सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक विल गिव यू बोनस मार्क्स, इसको छोड़ने का सवाल नहीं उठता। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑप्शनल क्वेश्चन में आएगा, करना चाहे तो कर लो। ओके, बेनिफिट करने का जेन्यूनली एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा आपको अगर आप करते हो तो। छोड़ देते हो फिर तो कंपलसरी हो जाएगा ना भैया, ये वाला जो क्वेश्चन आएगा वही नहीं करना है, बाकी आपके लिए ऑटोमेटिकली कंपलसरी क्वेश्चन बन जाएंगे। कितना टाइम लगेगा? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ईमानदारी से अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो 1 घंटे में आप पढ़ के और इंपॉर्टेंट चीजें याद करके उठ सकते हो। मतलब याद करने के साथ 1 घंटा इनफ है। ओके, सो दैट इज लाइक 6 मार्क्स के लिए 1-1.5 घंटा तो दे सकते हैं हम लोग, राइट? ओके, बाकी के टॉपिक्स, इवन दो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 32 मार्क्स का है, लेकिन एक रियलिटी चेक बताती हूँ। मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम आती है यूनिट नंबर 7, 8, 9 में। एग्रीड? जिनको आती है, जिनको नहीं आती उनको तो खैर किसी में नहीं आती होगी, दैट इज वेरी गुड ना। मैक्सिमम बच्चों को 7, 8, 9 में आती है प्रॉब्लम। इन तीनों यूनिट्स में इफेक्टिवली एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आता है। इट इज हार्डली सीन, एक्चुअली इट इज नेवर सीन इन एनी पीवाईक्यू, आरटीपी और एमटीपी। आरटीपी में तो खैर ज्यादा क्वेश्चंस देते हैं ये लोग। एमटीपी और पिछले नए सिलेबस के बाद के जितने भी अटेम्प्ट्स हुए, इट इज नेवर एवर सीन कि तुम लोग को बेलमेंट से भी क्वेश्चन आ रहा है, फ्लेज से भी क्वेश्चन आ रहा है, गारंटी से भी आ रहा है, नहीं हुआ है। इन तीनों यूनिट्स में से एक ही क्वेश्चन बनता है, दैट वुड बी इधर 6 और 7 मार्क्स। उतना वेटेज तो है। ओके, सो इफ एनीवन फील्स लाइक यार मेरा तो 20 घंटे जा रहे हैं वो 3 यूनिट करने में, तो वो एक ऑप्शन है। 6 मार्क्स का तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है और 6 मार्क्स का वो टॉपिक है, 3 यूनिट मिलाकर। देन यू कैन टेक अ डिसीजन देयर। समझ लो, जहां जेन्युइनली टाइम बच रहा है वहां बचाओ ना, जहां नहीं बच रहा है उधर क्यों बचाना है। इज इट फाइन? ये पता था सबको? ओके, सीए में कंपनीज एक्ट कितने मार्क्स का है? सीए एग्जाम्स में कंपनीज एक्ट कितने मार्क्स का है? 80। मैंने फाउंडेशन थोड़ी बोला। कंपनीज एक्ट 2013 सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों लेवल पर है। इंटरमीडिएट में 60 मार्क्स का है, फाउंडेशन में 20-21 मार्क्स का है। 80 मार्क्स का कंपनीज एक्ट है जो तुम लोग पढ़ोगे इन योर जर्नी। फाइनल में हट गया है अभी, इसलिए नहीं पढ़ना है। ये तो पहले फाइनल में भी कंपनीज एक्ट ही था, वो पूरे 100 मार्क्स का था। ओके, ऑल्दो वो हटा नहीं है, वो एक ओपन बुक एग्जाम टाइप एग्जाम बन गया अभी। सो पर जो तुम फाउंडेशन में पढ़ोगे और जो इंटरमीडिएट में पढ़ोगे वो उसका बेस बनेगा। ओके, नाउ व्हेन आई टोल्ड यू दिस थिंग कि पिछले अटेम्प्ट में भी यही था, उससे पहले अटेम्प्ट में भी यही था, व्हाट सपोर्ट्स मी इज दिस। मैंने ना कंपनीज एक्ट का एक पीवाईक्यू एनालिसिस किया। अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। May 25 में क्वेश्चन नंबर 1A, 1B, 2B, 3B तीनों किसके थे? कंपनीज एक्ट के थे और 7-7 मार्क्स के थे। May 25 में कुछ अलग दिख रहा है? September 24, June 24। अब ये दोनों अलग क्यों हैं? ये पुराना सिलेबस था जहां पर कुल लॉ 60 मार्क्स का था। लॉ के साथ होता था बीसीआर और इसलिए तब वेटेज ही कंपनीज एक्ट का 13 मार्क्स था। समझ गए? तो जब से नया सिलेबस आया तब से आप यहाँ पर देख सकते हो एनालिसिस, इट इज ऑल सेम। अब दूसरा सवाल, क्या कभी ऐसा होता है कि लॉ में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं? गिनती के टॉपिक्स हैं, हर अटेम्प्ट में 3-3 क्वेश्चन देने, इतने ही एमटीपी में देने हैं। 2 एमटीपी ना, 6 क्वेश्चन हर अटेम्प्ट के एमटीपी में, 3 यहाँ पर 9 क्वेश्चन हर अटेम्प्ट के। सिर्फ कंपनीज एक्ट के चाहिए होता है पेपर सेटर को। कहाँ से लाएंगे इससे ज्यादा क्वेश्चंस? बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं सेम नाम के साथ, अगर किसी किसी में अमाउंट्स है तो सेम अमाउंट्स के साथ। एकदम आपको कट
कॉपी पेस्ट मिलता है, कई बार तो पेपर सेटर ईयर भी चेंज करना भूल जाते हैं। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, पहले 2024 था, फिर 25 कर दिया, कई बार वो भी चेंज नहीं करते, एज इट इज सेम क्वेश्चन आता है। ओके, इस बात से क्या फर्क पड़ता है हमें यार, सिंपल ये फर्क पड़ता है, अगर आप लोगों ने ज्यादा नहीं जून 24 के बाद के एमटीपीज, आरटीपीज, पीवाईक्यूज कर लिए, अब मान के खैर उसी में बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन अगर उतना कर लिया, आपको हार्डली एक आध क्वेश्चन कुछ नया मिल सकता है सितंबर में, बाकी कुछ नए का एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। अच्छा, इस सब के ऊपर अगर किसी की बहुत ताकत है, 10 मॉडल पेपर्स भी तो दे रखे हैं, देखे होंगे ना आप लोगों ने। अच्छा, वो जब आप देखोगे और अगर आपने आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, तो आप रिलेट कर पाओगे, अरे यार ये तो सेम आरटीपी है, ये तो उस अटेम्प्ट का एमटीपी एकदम 100% मैच हो रहा है, इतना रिलेशन दिख जाएगा। तो कहने को 10 पेपर्स बनाकर दिया आईसीएआई ने, बट प्रैक्टिकली यू विल सी के नए क्वेश्चंस एक आध से ज्यादा नहीं मिलेंगे आफ्टर सॉल्विंग आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू जस्ट 4 अटेम्प्ट्स। 5 की भी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उससे नीचे गए तो पेपर पैटर्न चेंज हो जाता है। ओके, अभी तक क्या आप में से कोई भी है जिसने कोई भी आईसीएआई का रिसोर्स पूरा 100 मार्क्स का सॉल्व किया है अभी तक? ओके, पूरा लॉ का सिलेबस खत्म हो गया आप लोगों का, सेल्फ स्टडी भी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट बचा है, ठीक है। आई टेल यू जस्ट वन थिंग, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि लॉ के राइटिंग में प्रॉब्लम है, बाकी हमें लॉ तो अच्छे से आता है? व्हाट इफ आई टेल यू दिस इज अ मिथ? ओके, द रीजन आई टेल यू, हम लोग ना लॉ का कोई भी एक चैप्टर है वो हम कहीं से भी पढ़ते हैं, यू नो, फ्रॉम एनी टीचर, बाय सेल्फ स्टडी, कहीं से भी आपने पढ़ लिया एंड यू फेल्ट लाइक मेरे को समझ में आ गया, उसके बाद में हमें इमीडिएटली लगता है कि बस अब तो हो गया, मैं क्वेश्चंस करना चालू कर देता हूँ। लेकिन ना इसमें एक छोटा सा कैच है, क्या लॉ का वो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको उसके सारे डेफिनेशन बाय हार्ट हुए? क्या आपको सारे फीचर्स सब कुछ अच्छे से याद हो गए? क्या सारे केस लॉज के नाम याद हो गए? आई एम नॉट टेलिंग यू कि मुझे केस लॉ समझाओ, पर क्या सारे केस लॉज के नाम याद हो गए? सेक्शंस जाने दो, सेक्शंस की हम लोग बात नहीं करेंगे, हम सीए फाउंडेशन में ज्यादा से ज्यादा 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आधे मार्क्स का फर्क पड़ेगा, इससे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है हम केस का रेफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है हम प्रोविजन समझाएं जो बुक में लिखा है, चाहे ओन लैंग्वेज में ही क्यों ना समझाएं। क्या हमें वो याद हो जाता है? प्रैक्टिकली नहीं होता है। आप आज पढ़िए, अगले दिन इवेपोरेट हो जाएगा, एंड जब आप आंसर लिखने बैठोगे तो आपको जेन्युइनली ऐसा फील होता है कि आंसर राइटिंग में दिक्कत आ रही है, तो प्रॉब्लम इसकी चीजें ही रिकॉल नहीं हो रही है ना। तो नाउ हाउ टू चेंज दैट पर्सपेक्टिव, अगर लॉ में स्कोर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉ पढ़ना और समझना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो केस स्टडी के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, है ना। केस स्टडी 50 मार्क्स का आ रहा है, तो समझ में नहीं आया तो कभी अटेम्प्ट नहीं कर सकते आप केस स्टडी का क्वेश्चन, आप गलत प्रोविजन लिखाओगे। लेकिन समझने के बाद जो तीसरा स्टेप होता है बिफोर राइटिंग इज लर्निंग। डू आई मीन मगिंग अप? नो, लेकिन फिर भी प्रोविजंस तो याद होने चाहिए। मगिंग अप का मतलब होता है बिना समझे रटना, मैं यहाँ कह रही हूँ आपको समझ के याद रखना है। ओके, सो जस्ट फॉर दैट सेक, लाइक अभी मैं ऐसे रैंडमली कोई भी डेफिनेशन उठाकर पूछती हूँ, आई डोंट थिंक एंड आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप में से सारे बच्चे ऐसे हैंड रेज करके कहेंगे मैम आप कुछ भी पूछ लो हमें सब याद है। हम लोग सिर्फ लिख नहीं पाते। अगर आपको याद है और अगर आप मुझे ओरली आंसर दे सकते हो, तो डेफिनेटली उसको लिखने में क्या टाइम लगेगा आप लोगों को? Correct me if I'm wrong. Am I right? Right? See, I'll tell you practically what has happened to me. सीए इंटरमीडिएट में जब लॉ का पेपर आने वाला था, उससे पहले आई जस्ट थॉट कि मेरा तो सिलेबस खत्म हो गया, एक महीना पहले, ऑलमोस्ट ये 20-25 दिन पहले, जहां पर आप बैठे, मैंने पूरा एक 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व किया। और जब वो पेपर सॉल्व किया और मैंने सजेस्टेड आंसर देके खुद ही चेक किया, आई वॉज नॉट एबल टू गिव माई सेल्फ इवन पासिंग मार्क्स। ठीक है, जिस अटेम्प्ट में मैंने हाईएस्ट स्कोर किया था उसी अटेम्प्ट की बात कर रही हूँ। द बिगेस्ट प्रेशर दैट आई हैव इज कि चलो मैंने बहुत रूडली चेक किया पेपर, आईसीआई का पेपर चेकर चेक करके भी शायद 40-45 दे देगा, एग्रीगेट में भी तो प्रॉब्लम आ सकती है। एंड दैट टाइम आई अंडरस्टूड कि आंसर तो मैंने बहुत खराब लिखे हैं। अब वो खराब लिखने के पीछे आंसर क्या है, रीजन क्या, मेरी इंग्लिश खराब है? नहीं, द रीजन इज प्रिटी सिंपल कि मुझे वो आंसर याद नहीं है। फिर एक अलग प्रोसेस चालू की, आई रेड इट,
आपको मैंने कंपनीज एक्ट के नोट्स दिए, देखे आप लोगों ने, है ना? उसमें आपको दिख रहा होगा कि शॉर्ट किए हुए हैं, टू द पॉइंट है नोट्स, इजंट इट? आप खोल देना, आपको अपना बुक थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा, इसके अंदर घुमाना पड़ेगा, तो घुमाकर आप देखिए। सो दीज आर नॉट एग्जैक्टली माइंड मैप्स, क्योंकि माइंड मैप्स में तो सिर्फ पॉइंट्स होते हैं, हमें एक्सप्लेन भी तो करना है। तो ये समरी चार्ट नोट्स कह दीजिए, रिविजन नोट्स कह दीजिए, ये आप लोग के लिए बने हुए हैं। एंड द पर्पस ऑफ दीज नोट्स इज, अगर हमें एंड में रिवाइज करना है, लास्ट में रिवाइज करना, और ऐसा रिविजन चाहिए हमें जिससे हम स्कोर कर पाए, तो ये तुमको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है? मैम व्हाट अबाउट अदर चैप्टर्स? मेरा तो ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, मेरा ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं हुआ है। सारे नोट्स के पीडीएफ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ यूट्यूब पर। सो दिस इज सीरीज विच आई हैव मेड, फास्ट ट्रैक सीरीज, यूट्यूब पे अभी भी चल रही है, अभी उसमें यूट्यूब पे कंपनीज एक्ट बाकी है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो वहां पर एक लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का, जहां पर दो चीजें आप लोगों को मिलेगी, आप कभी भी आज भी चाहिए तो सेशन के बाद डाउनलोड कर लीजिएगा। एक, सारे चैप्टर के नोट्स, राइट? नेगोशिएबल बचा है मेरा, तो वो भी जैसे ही मैं करवाऊंगी उससे पहले वो भी अपलोड हो जाएगा, तो ये सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड नंबर 2, मैंने आप लोगों को बोला ना आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू करो। नाउ अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, मैम आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू तो तब करें ना जब सिलेबस खत्म हो जाए, पहले कैसे कर ले? काश वो यूनिट वाइज होते, चैप्टर वाइज होते, तो हम कर भी लेते, वो भी वहां डाले हुए। नॉट ओनली यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को डिवाइड किया हुआ है, आप आराम से एक एक टॉपिक खत्म करके उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? सो सबसे पहली प्रॉब्लम सॉल्व, रिसोर्स नहीं है हमारे पास, रिसोर्सेज आ गए, लेकिन अगेन सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले यू गाइज नीड टू मेक श्योर कि हमें आंसर लिखना आना चाहिए। ओके, जब लॉ पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे बड़ा कंसर्न होता है हमारा कि केस स्टडी क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? सब बच्चे परेशान होते हैं, मैम हमने सुना है लॉ में ना केसेस आते हैं जिसको तो समझ ही नहीं पाते, वो लिखेंगे कैसे? ग्रेजुअली जब आप इस मूवमेंट तक आ जाते हो, थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, केस वाले क्वेश्चन तो सॉल्व होने लगते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में प्रेशर आता है कि कैसे लिखे हम। पता है क्यों? क्योंकि याद नहीं है। केस स्टडी तुमको ना पीछे से एक पुश दे देती है, फैक्ट्स क्वेश्चन में है, थोड़ा बहुत प्रोविजन कौन सा वाला है वो तुमको क्वेश्चन में मिल जाएगा, लेकिन क्या नहीं मिलता है? सिर्फ प्रोविजन, राइट? थोड़ा सा पुश आ गया, प्रोविजन खुद के दिमाग से सोचना है, कंक्लूजन तुमको लिखना है, और वो पुश की वजह से केस स्टडी वाले क्वेश्चन इजी हो गए। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर 6 या 7 मार्क्स का आ जाए, जो आ रहा है, उसके अंदर अगर तुम लोग को जेन्युइनली पॉइंट्स नहीं याद, जैसे अभी आप लोगों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एक 7 मार्क्स का या 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है, जो फेवरेट है आईसीआई का, यूनिट नंबर 3 में से आता है कि भाई जो नॉन ओनर है, क्या वो गुड्स को बेच सकता है ना? और उसके अंदर वो 7 पॉइंट है, कौन कौन बेच सकते हैं, उसके एक्सेप्शन क्या है, तो मर्केंटाइल एजेंट बेच सकता है ना? अनपेड सेलर बेच सकता है। सो वो जो 7 पॉइंट्स है, अगर याद ही नहीं है मेरे को, तो क्या मैं लिख सकती हूँ? एंड द पॉइंट हियर इज, यहाँ पर रीजन ना लिखने का ये नहीं है कि मुझे आंसर लिखना नहीं आता, रीजन क्या है? याद नहीं है। समझ, सी सिंपल है, प्रॉब्लम गलत आइडेंटिफाई करोगे कभी सॉल्व नहीं होगी। आई हैव एक्चुअली मेट मेनी स्टूडेंट्स हु कीप ऑन सेइंग कि मैम हमें लिखना नहीं आता ना इसलिए हम फेल हो गए। आई टोल्ड देम यार सिट विद मी, मैं तुम लोग को ओरली पूछती हूँ, तुम ओरल में तो पास होने चाहिए, लिखना नहीं आता है तो, राइट? क्या हम ओरली वो आंसर बता पा रहे हैं, ओन लैंग्वेज में बता पा रहे हैं? भाई मर्केंटाइल एजेंट को खुद की लैंग्वेज में कुछ और बोलते हो तो बता दो, आई थिंक हम सब उसे मर्केंटाइल एजेंट के नाम से ही जानते हैं आज की तारीख में, तो हमें वो तो याद होना चाहिए ना। पर्सन हु हैव ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट गुड्स आर स्टिल देयर विद हिम, है ना? द सेलर हु इज स्टिल कीपिंग द गुड्स, यार ये पता होगा तो लिखेंगे ना, पता ही नहीं है। सो डायरेक्ट क्वेश्चन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हमें आंसर्स याद नहीं है। अब अभी मैंने पूछा लॉ में से 90 प्लस कौन लाएगा, राइट? हर अटेम्प्ट में एक बच्चा तो 90 प्लस लाता है, एंड द पीपल हु जेन्युइनली लाइक थ्योरी, भाई तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, ले आओ। अगर एक का आ सकता है तो तुम्हारा भी आ सकता है, एंड लेट मी टेल यू, लैंग्वेज इज नोवेयर बैरियर। एग्जाम फॉर्म भरते टाइम तुमने खुद ने अपनी मर्जी से मीडियम चूज किया होगा, हिंदी या इंग्लिश, किया है ना? प्रॉब्लम इंग्लिश में थी, हिंदी चूज कर लेते हैं, क्वेश्चन पेपर हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। अच्छा एक और एडवांटेज बताती हूँ, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में पेपर लिख सकते हैं,
दे कैन पुट अप सब इंग्लिश वर्ड, लीगल वर्ड सारे इंग्लिश में लिखते हैं तो भी मार्क्स मिलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ये रिस्क ना ले। हिंदी में एक शब्द भी लिखा, पूरा आंसर कैंसिल हो जाएगा। इंग्लिश में मतलब प्योर इंग्लिश में आपको लिखना है। ओके, सो लाइक इफ एनी वन ऑफ यू हैव सिलेक्टेड हिंदी मीडियम, यू गाइज हैव दैट ऑप्शन। नाउ सबसे पहले लाइक 2 मिनट और यहाँ पर हमें ये चेकआउट करना है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, लर्निंग, राइटिंग और समथिंग एल्स। क्या कभी ऐसा हुआ है कि लॉ में ईमानदारी से बैठकर हमने 3 घंटा पढ़ाई करी है, सब कुछ याद किया और फिर हम भूल गए? लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं होता है। अगर जेन्युइनली बैठ के तुमने ना एक बार लिख लिए 10 पॉइंट, वो पॉइंट तुम कभी नहीं भूलोगे। अच्छा मैम, लिखते लिखते मैं तो 3 पॉइंट भूल गई थी, तो अगर लिखते लिखते ही अगर आप 3 पॉइंट भूले हैं तो आप वापस देखिए आप क्या भूले हो, एंड देन नेक्स्ट टाइम आप वो पॉइंट नहीं भूलोगे। आपने कब लाइक अभी अगर मैं तुम लोगों से पूछती हूँ, याद है पहली बार या कई बार जो मम्मी से थप्पड़े पड़ी है, उसका वन ऑफ द रीजन क्या था? थप्पड़ याद रह जाती है ना, डांट याद, कभी पब्लिकली अगर मम्मी पापा ने डांट दिया तो वो थोड़ा सा याद रह जाता है, आपने मुझे तब डांटा सबके सामने। अप्रिसिएशन चाहे हम भूल जाए, अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो हम वो याद रखते हैं। कभी किसी फ्रेंड से पूछ कह देना कि यार ये 10 पॉइंट है मैंने याद किया, तू पूछ ले। उसने पूछ लिया, आपने 6 पॉइंट नहीं बताए, यार तूने क्या पढ़ा है? अब वो 6 पॉइंट जब आप दोबारा पढ़ोगे ना, आपको 100% याद रहेंगे। सो दिस इज अ नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी। whatever you will forget and if you will see it again then you will not forget it। तो उस पर वर्क करो। रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करो। देखो सबसे पहले, अगर मेरे पास अस्त्र शस्त्र ही नहीं है तो मैं नहीं जा सकती युद्ध में। सबसे पहले रिसोर्सेज सारे होने चाहिए आपके पास, है ना। वट एवर बुक यू लाइक जस्ट गो एंड गेट इट, ताकि ये ना बोलो मेरे पास तो किताबें नहीं थी। दूसरी चीज, लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। फिर आता है बेटा कि आप लिखो। अगर आपने 10 भी पेपर सॉल्व कर लिए और खुद ने खुद को 80-80 मार्क्स भी दे दिए, कोई गारंटी नहीं है एग्जाम क्लियर होगा, अनलेस एंड अनटिल जेन्युइनली ईमानदारी से आपके पेपर चेक हुए हो, अनलेस एंड अनटिल जेन्युइनली आपने याद करके पेपर दिए और खुद से दिए हो बिना किसी बुक को खोले। सो वो सेल्फ डिसिप्लिन हमें खुद में चाहिए। ओके, थ्रेट हम सबको पता है क्या है हमारे लिए, अटेम्प्ट लग जाएगा। अपॉर्चुनिटी तो भैया 80+, 90+, लेट मी टेल यू, लॉ में इवन इफ यू गाइस गेट 80+, यू विल बी वन ऑफ द टॉपर आज की तारीख में। बिकॉज आईसीआई ने ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चेंज किया है आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिलेबस। पुराने सिलेबस में जो पास ना होने वाले बच्चों का परसेंट था, दैट यूज्ड टू बी वेरी हाई इन मैथ्स, है ना। तो ओवरऑल मान लीजिए 70 बच्चे पास नहीं हुए, तो 70 में से 50-55 बच्चे इसलिए नहीं होते थे बिकॉज मैथ्स का पेपर डिफिकल्ट था। ओके, नाउ दैट परसेंट हैव चेंज्ड। अब 40-45 बच्चे लॉ की वजह से नहीं क्लियर करते, इंस्पाइट थ्योरी सब्जेक्ट है, नेगेटिव मार्क्स नहीं है। लॉ के अंदर क्या नेगेटिव मार्किंग है? मतलब अगर मैं आंसर नहीं लिख रही हूँ या गलत लिख रही हूँ, दोनों ही केस में क्या मिलना है? माइनस में थोड़ी ना मार्क्स दे सकते हैं। सो नाउ हियर इज द अनदर एड ऑन जो हमें करना है, लॉ का पेपर छोड़ के तो मत आओ। 100 मार्क्स का पेपर है, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अब वो 6 मार्क्स का आंसर मैंने नहीं लिया, मुझे 0 मिलेगा। मैंने उसमें 6-8 लाइनें लिख दी जो मुझे आता था मेरे बेसिक नॉलेज के हिसाब से। मैंने एक लेक्चर सुना था किसी टीचर का जिससे मुझे कुछ याद रह गया और उसकी वजह से मुझे 2 मार्क्स मिल गए। क्या कोई बुराई है उसमें? इजंट इट राइट? व्हाट डू यू थिंक? क्या मतलब आइडियली क्या करना चाहिए बोलो? आप लोग पेपर छोड़ना चाहिए या कुछ भी लिख के आ जाना चाहिए? यार तुम करना मत, लेकिन अगर गाना भी लिख कर आते हो तो मुझे बताओ, माइनस में मार्क्स थोड़ी देगा पेपर चेकर, दे ही नहीं सकते। लेट मी टेल यू, द पीपल हु चेक योर पेपर, उनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती है। दे कैनॉट इवन डिडक्ट योर मार्क्स जहाँ पे डिडक्ट करने लायक नहीं है जगह। ओके, सो वो खुद उतनी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। तो अगेन, डोंट यू थिंक बेटर टू राइट समथिंग देन टू लीव एवरीथिंग? और स्पेशली जब हमें पता है अभी आईसीआई का फेवरेट सब्जेक्ट है। ओके, क्या करें फिर? सबसे पहले आप समझिए। सो व्हेन आई से क्लासरूम अंडरस्टैंडिंग, इट कुड बी सेल्फ, मतलब आप में से कोई बच्चा जो कहता नहीं मैम मैं तो सिर्फ खुद पे भरोसा रखता हूँ, सेल्फ स्टडी कर लो, लेकिन सही चीज समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ क्या इंटरप्रेट कर रहा है, वो अगर आपने ठीक से नहीं समझा तो आपके केस स्टडी क्वेश्चंस बिगड़ जाएंगे। सो दैट इज नंबर 1।
whatever you are learning it has to be focused understanding. बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो. नंबर 2, जब समझ में आ जाए और याद हो जाए, क्योंकि देखो दोनों चीजें लिखी है, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड देन प्रैक्टिस. और फिर आता है हमारा तीसरा कि भैया आप टेस्ट ले लो. ओके, मेनी पीपल विल कम एंड से कि मैम टेस्ट कैसे दें, हम लोग टेस्ट सीरीज के बिना, और हम लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते टेस्ट सीरीज. बेटा 2 फुल टेस्ट पेपर तो मैं ऐसे ही दे देती हूँ. उसके अलावा तुमको चाहिए 10 आईसीआई ने दे रखे मॉडल टेस्ट पेपर. उसके ऊपर से भी अगर तुम्हें लगता है कि मैम मैं कम से कम 15-20 टेस्ट देकर जाना चाहता हूँ, तो पीवाईक्यूज पढ़े हैं ना, करो सॉल्व. करने की इच्छा चाहिए, रिसोर्सेज की कमी बिल्कुल भी नहीं है. सो आईसीआई के पेपर पैटर्न के हिसाब से 200 मार्क्स के पेपर तो तुम लोग को मिल जाएंगे वेबसाइट पे. हम लोग बनाकर डाल देते हैं एग्जाम से पहले. एक 7 दिन पहले आएगा और एक 12-13 दिन पहले आपको मिल जाएगा. सो लाइक मोस्टली अगर डेट वाइज बोलो, एक 1 सितंबर के आसपास पेपर आपको दिख जाएगा और एक आप लोग को 10 सितंबर के आसपास पेपर मिल जाएगा. तो वो 2 पेपर आप तब सॉल्व करोगे जब ये 2 स्टेप पूरे हो जाएंगे, तीसरे पे आ रहे हो. ओके, कोई सवाल, कुछ भी पूछना है अपनी पढ़ाई से लेकर अपने एनीथिंग अबाउट लॉ. फिर मुझे अंशुल सर ने भी कहा था, आप में से काफी लोगों ने बताया था कि राइटिंग में दिक्कत आती है लॉ में. कुछ फर्स्ट कुछ थॉट प्रोसेस चेंज हुआ. ओके, डू वी ऑल अग्री कि हमारे पढ़ने में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अगर अग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ राइटिंग में प्रॉब्लम है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. अच्छा, जिन लोगों को जेन्युइनली राइटिंग में प्रॉब्लम आता है, कल का जो सेशन है उसमें आई एम गोइंग टू डू अ थिंग. ऐसे 4-5 क्वेश्चन जो आईसीआई के पिछले पेपर्स में या एमटीपी में 5 बार से ज्यादा पूछे गए हैं, कंपनीज एक्ट के ऐसे 4 क्वेश्चन है जो 5 बार से ज्यादा आए हुए, वो हम लोग लिख लेते हैं क्लास में. लेट मी सी योर आंसर्स, है ना, नंबर बहुत ज्यादा है नहीं तो आराम से ये कर सकते हो. लेट मी सी योर आंसर एंड आई पर्सनली टेल यू कि यार देखो तुम ऐसे 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 इम्प्रोवाइज कर सकते हो. सी, एक चीज ध्यान रखना, वैसे देखा जाए तो 25 डेज कम है, और वैसे देखा जाए ना तो सामने खड़ी हूँ तुम्हारे, जहां मैं खुद को 40 नहीं दे पा रही थी, वहां आईसीआई ने 86 दे दिए. ठीक है, तो ऑब्वियसली कोई मेरे को जानता नहीं है वहां पे, तो जेन्यूनली एफर्ट्स के साथ वो स्कोर आया. ठीक है, एफर्ट्स में ये 3 ही चीजें करी थी. ढंग से पहले तो लॉ को समझा, क्योंकि इंटरप्रिटेशन शायद पहले गलत था, फिर उसे याद किया और फिर उसे लिख कर देखा. ओके, एंड ट्रस्ट मी, जरूरी नहीं है ना क्वेश्चन है तो ही लिखे. आप लोग बिना क्वेश्चन के भी गाइस, आप बहुत सिंपल तरीका है, आपको पता है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक क्विकली लिख दो. राइट, इट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. और वो जो इंपॉर्टेंट मार्क टॉपिक्स है, ट्रस्ट मी, उसमें से 60-65% पेपर आता है. ओके, 35% पेपर भी ऐसा ही होगा जो पहले क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, लेकिन 60-65% तो रेपिटेटिव है. बोलिए सर. 25 दिन में आपका मतलब इम्प्रूव हो गया था, हो सकता है 25 दिन में बढ़िया. यार मेरे केस में क्या था, मेरी अकाउंट्स हमेशा से बहुत अच्छी थी. इंटरमीडिएट की बात कर रही हूँ तो कॉस्टिंग एफएम भी अच्छा था, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आई वाज गुड. द प्रॉब्लम वाज लॉ एंड ऑडिट. सो व्हाट आई डिड वाज, वापस से खुद को बैठ के समझा. यार उनमें तो ऑलरेडी मैं जब मॉक टेस्ट देती थी तो मेरे को 60 के आसपास मैं खुद ही मार्क्स दे रही थी, तो मुझे पता था आईसीआई में उससे ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि मैं बहुत गंदी चेकिंग कर रही हूँ खुद की. बट लॉ और ऑडिट में तो पासिंग मार्क्स नहीं आ रहे, तो क्या करना चाहिए, तो देन आई गेव लिटिल मोर फोकस ऑन दो सब्जेक्ट्स, है ना. बाकी सब्जेक्ट्स में मैं पढ़ रही थी पर ऑल्टरनेट पढ़ रही थी, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट्स को मैंने स्पेशल फोकस दिया. नाउ व्हाट आई डिड वाज, व्हाटएवर आई यूज्ड टू रीड, मैं तो सब कुछ लिख लेती थी. तो ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं ना, पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद मैं बिना देखे इस तरह से लिख देती थी. सो 20 दिन में, क्योंकि 25 दिन भी नहीं, आखिरी के 4 दिन तो पहले पेपर को देने चाहिए, मुझे जेन्यूनली ऐसा लगता है. 4 दिन पहले बाकी सब लोग क्या पहले पेपर को दे दो. रीजन, पहला पेपर अच्छा हुआ तो कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला जाता है ना. तो 20 दिनों में वो सब्जेक्ट पढ़ा, उसे बिना देखे लिखा. बिना देखे लिखने से 2 फायदे हुए, राइटिंग करना आ गया एंड मुझे पता चल गया मुझे याद हो रहा है. राइट, दैट हेल्प मी अलॉट. और फिर एक पेपर सॉल्व किया तो उसमें 65 मार्क्स वगैरह मैंने खुद को दे दिए, तो मैंने कहा ठीक है पास हो जाऊंगी. ओके, एंड ट्रस्ट मी, व्हेन इवन आई सॉ माय रिजल्ट, मैंने अपना नाम 2 बार चेक किया था, तो मैंने कहा अच्छा. मतलब कौन सोच सकता है यार लॉ में 80 के ऊपर मार्क्स आते भी है. तो जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस है वही तो मेरा था कि यार यहाँ तो हालत खराब थी, यहाँ पे इतना कैसे आ गया. बट एफर्ट्स थे ना पीछे. सो
the notes which you guys have, this is the sample what I genuinely used to write before paper. एक चीज I used to write, हर चीज लिख के रात को 3-3 बजे, मतलब लिटरली सपने में कभी कोई क्वेश्चन आ जाता तो मैं 3 बजे उठ के बैठ के वो लिख लेती थी. तो वो डेडिकेशन चाहिए. अभी भी इम्प्रूव तो हो सकता है. अब कुछ लोग पूछते हैं मैम हम आज से ही चालू करें तो क्या हम लोग क्रैक कर सकते हैं? 50% तो अभी भी पॉसिबल है. 11-12 तो पढ़े ही हो, है ना? सिर्फ लॉ ही तो नया है, तो ईमानदारी से करोगे तो हो भी सकता है. स्कोर करना है तो पहले की मेहनत और अभी का 200% डेडिकेशन, एंड दैट कैन चेंज योर रिजल्ट, ट्रस्ट मी. दोनों हो सकता है. कुछ लोग होते हैं जो शुरू से मेहनत करते हैं, लास्ट के 20 दिन बहुत लीनियंट हो जाते हैं, तो भी रिजल्ट बदल जाता है, पर वो वाला जो हमें नहीं चाहिए. ओके, एंड द पीपल हु पुट अप 200% एफर्ट्स पास आराम से हो जाते हैं. एनीथिंग एल्स? ओके, नाउ एज आई सेड, मैंने प्लान किया था कंपनीज एक्ट बिकॉज मुझे लग रहा था 2.5 घंटे में एक टॉपिक हो सकता है और 20 मार्क्स का टॉपिक है. अब डू यू वांट मी टू टेक सेल ऑफ गुड्स एक्ट? मतलब आई कैन, कोई दिक्कत नहीं है. मतलब नोट्स फिर तुम्हारे पास ही नहीं है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा. मुझे इतने ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स सर. हाँ जी, क्या पार्टनरशिप आई पर्सनली फील इज वेरी वेरी इजी. सोगा थर्ड यूनिट, 2 यूनिट का रिविजन करके 20 मिनट में फटाफट करवा दूंगी थर्ड यूनिट उसके बाद, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो एकदम से थर्ड यूनिट लिया तो दिख रहा है ना ये. इज इट क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हाँ, दिस विल बी डिफरेंट फ्रॉम द समरी नोट्स फॉर श्योर. तो आप लोग अपने समरी नोट्स बंद कर सकते हैं फिलहाल के लिए, है ना? फिर यहाँ फोकस कर लीजिए, मैं यहाँ से आपको पढ़ा देती हूँ. ओके, सो कमिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये एक ऐसा एक्ट है जो मुझे जेन्युइनली लगता है दिस इज द मोस्ट जनरल एक्ट, और ये तुम लोगों ने ना 4 साल की एज से सीखा हुआ है. आई थिंक 4-5 years की मेमोरीज थोड़ी थोड़ी होती है हम लोग को. उससे पहले भी हम लोग मम्मी पापा के साथ बहुत सारी शॉप्स गए, लेकिन 4-5 साल वाली एज का हमें थोड़ा थोड़ा याद होता है. पहली बार जब हम किसी दुकान पे गए थे और हमें नहीं पता था कि ऐसे ही नहीं उठाते, पैसे देना पड़ता है, तब हमारी पहले टीचर्स थे, हमारे पेरेंट्स, जब उन्होंने कहा था बेटा चॉकलेट ऐसे नहीं लेते, यू नीड टू पे फॉर इट फर्स्ट एंड देन यू कैन ओनली टेक दीज चॉकलेट्स. दैट वाज द फर्स्ट टाइम यू हैव लर्न दिस एक्ट, सेल ऑफ गुड्स. buying and selling anything with certain rules is sale of goods act. अब यहाँ पर 2 मैंने एग्जांपल्स रखे हैं. नंबर 1, ये जो है, क्या आपको लग रहा है ये सेलिंग है? इट इज सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन. नहीं ले रहे हो तो खुद खा रही है. अच्छा, ये तो पक्का बाइंग है. ये आंटी क्या कर रही है? अच्छा, ये भी बाइंग नहीं है. ओके okay. ये थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल इमेज लग रहा है, शायद पैसे दे रहे हैं, सामान ले रहे हैं. ये प्रॉपर सेलिंग बाइंग है. नाउ अ क्वेश्चन इज, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 1930 में आया. क्या 1930 से पहले हमारे देश में चीजें खरीदी बेची नहीं जाती थी? उससे पहले भी मनी था. 1930 से पहले यार, इवन अशोका के टाइम के कॉइन्स मिले हैं, है ना? उससे पहले अकबर के टाइम के भी कॉइन्स मिले, यानी बाटर तो उससे बहुत पहले खत्म हो गया था हमारे देश में. सिक्कों का आना अपने आप में मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व करता है. सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो तब से होना चाहिए था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू गवर्न होता था. समझ गए? एंड देन 1930 में गवर्नमेंट एक्चुअली फेल्ट किया, एक प्रॉपर लॉ चाहिए हमें जहाँ पे गुड्स बेचे और खरीदे जाने पे स्पेसिफिक रूल्स हो. तब 1930 में ये वाला लॉ आया. तो ये तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे आ गया था, है ना? फिर उसको चेंज नहीं किया गया. इतने जनरल लॉस थे कि ये चीज को चेंज करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई. आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट 1 पढ़ा हुआ है कभी भी? देन हेल्प मी. हाँ, देखो मैं प्रिपेयर तो हूं नहीं, तुम लोग को भी पता है, मैंने तो कंपनीज एक्ट के नोट्स दिए थे, तो तुम लोग को मुझे हेल्प करना पड़ेगा. एनीवन हु कैन टेल मी द डेफिनेशन ऑफ बायर?
Buyer means a person who buys or agrees to buy goods and services. तो चाहे आप खरीद रहे हो, चाहे आप खरीदने के लिए अग्री कर रहे हो, तो भी आप बायर हो. सेलर कौन है फिर? सिमिलरली इसका उल्टा, सेलर मींस अ पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल गुड्स और सर्विसेज. ठीक है, तो ये है सबसे बेसिक डेफिनेशन. एग्जाम में आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, लेकिन कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि आगे गुड्स कैसे समझेंगे नहीं तो हम. ओके, आई डोंट नो, लाइक यूट्यूब पे अगर आपने किसी ने सेशन देखा होगा तो तुम्हारे लिए ओल्ड स्टोरी, क्योंकि अभी रिविजन करवाया था तब बताया था, बट ठीक है. सो शी इज ऋतु. ओके, इसको इसकी मम्मी कहती है कि फटाफट जाओ मार्केट से कुछ एप्पल्स लेकर. ये मैडम बाहर जाती है एंड ये टकरा जाती है राहुल से. फाइन. राहुल उसको देखकर कहता है कि यार, जब से मैंने आपको देखा है मैं आपको देखते ही रह गया, तो आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ टू टॉक टू यू. लुक लुक एट द स्माइल्स, है ना, एकदम अभी लॉ के नाम से जो मुंह कर रहे थे अभी हंसी आ गई है. तो आई कुडंट स्टॉप यू टू टॉक टू यू. सो मुझे ऐसा लगा कि आप ना ये रोज डिजर्व करते हो. ये भी मना नहीं कर पाती, रोज लेके रख लेती है. क्या ये बायर सेलर है? क्यों? गुड्स तो मूव हुई ना. फिर भी नहीं है. पैसे नहीं मिले, स्माइल मिली ना, वो नहीं चलती. लॉ में नहीं चलती. चलिए, सो ये हो गया. फिर बात खत्म नहीं हुई, बात खत्म नहीं हुई. राहुल कहता है कि ना, आपकी स्माइल इतनी अच्छी, वो हमेशा ऐसे ही तब रहेगी जब आप ऐसे ही हेल्दी रहोगे. तो आपको ना डेली एप्पल खाना चाहिए. एंड इस पूरे मार्केट में मेरे एप्पल जैसे एप्पल आपको कहीं नहीं मिलेंगे, है ना. एंड यू कैन जस्ट टेक दिस एप्पल. अब जब रोज के लिए मना नहीं कर पाई मैडम, तो एप्पल के लिए क्या मना करेगी. तो क्या रेट है? सो जनरल रेट था 40 रुपीज, ये बंदा 50 रुपए में बेच रहा था. रोज का भी तो प्राइस रिकवर करना था. ठीक है, फिर भी इसने ले लिया, पैसे दे दिए. नाउ दिस रिलेशन, इज इट सेलर और बायर रिलेशन? यार ये क्या बात हुई. रोज था तो कहते हो नहीं है, एप्पल है तो कहते हो है. क्यों? सिर्फ इसकी वजह से, है ना. पहले केस में मैम वापस नहीं गया था पैसा, अब चला गया है. अब ये दोनों बायर सेलर हैं. सो इट्स नॉट ओनली जो हमने पढ़ी डेफिनेशन, देखो उससे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट है. डेफिनेशन क्या थी? बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज एंड एग्रीज टू बाय. सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स एंड एग्रीज टू सेल. दिया तो था, लिया तो था, लेकिन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मनी के ट्रांजैक्शन का. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है गुड्स का डेफिनेशन. ओके, अब काफी लोग हैं जो कहते हैं मैम बहुत बड़ी डेफिनेशन है, एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए आता है गुड्स एंड टाइप्स ऑफ गुड्स. मतलब आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट इन दैट केस. ओके, तो जिनको याद है साथ साथ में बोल लीजिए, नहीं याद है समझने की कोशिश करना. गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. कौन सी? जो मूव होती है, ध्यान रखना, है ना. सबसे पहली चीज, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. अब इसमें कुछ चीजों को उठा के साइड में फेंक दिया, अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी. हाउएवर इट इंक्लूड्स, हमने अभी तो बोला था मूवेबल प्रॉपर्टी, अब देखना लॉ खुद को कैसे पलटी मारता है. हाउएवर इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, जमीन से जुड़ी हुई है यार. ग्रास, थिंग्स अटैच टू एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड. जमीन से जुड़ी हुई चीजें सब गुड्स है, लेकिन एक कंडीशन है, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा तब वो सेवर्ड हो जाएगी, जमीन से अलग हो जाएगी. इज इट अंडरस्टूड? ओके, नाउ बहुत वाइड डेफिनेशन है, लेकिन अब हमने बोला था अदर देन एक्शनेबल क्लेम. एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं? एक्शनेबल क्लेम वो चीजें होती है जिन पे एक्शन लेना बाकी, है ना. बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, किसी भी तरह का डेट, उसे हम कहते हैं एक्शनेबल क्लेम्स. ओके, अब यही गुड्स की डेफिनेशन को थोड़ा सा सेग्रीगेट किया, जिनको नहीं आती आप क्विकली देख लीजिए. सो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. सेकंड पार्ट आपको याद रखना है, अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी. However, it includes 3 चीजें, stocks and shares, growing crops, grass, and things attached to and forming part of land which can be severed later. Okay, with this definition, water, electricity, gas, are they goods? पक्का? दिखती तो नहीं है इसमें से काफी चीजें.
मतलब गैस तो दिखती नहीं है ना, ये भी गुड्स है। मूवेबल प्रॉपर्टी, उसके लिए हम पैसे देते हैं, वो गुड्स है। तो यहाँ पर अब कुछ चीजें देखिए, हमने कहा था मनी गुड्स नहीं है, लेकिन अगर पुराने सिक्के खरीद और बेच रहे हो आप, वो गुड्स है। पुराने सिक्के थोड़ी मनी इन सर्कुलेशन है। सिमिलरली जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज है, दे आर गुड्स। स्टॉक्स एंड शेयर्स आर द ग्रुप, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास आर गुड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सब भी गुड्स की डेफिनेशन में आता है। क्या नहीं आता है? मनी नहीं आता, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आता, एक्शनेबल क्लेम नहीं आता। ओके, अब अगला इंपॉर्टेंट सेगमेंट है टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स तीन तरह की होती है, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर एंड कंटिंजेंट। एंड एग्जिस्टिंग गुड्स भी स्पेसिफिक, एसर्टेन और अनएसर्टेन में डिवाइडेड है। ओके, यू वेंट टू अ शॉप और आपने शॉपकीपर से कहा मुझे ये XYZ ABC चॉकलेट चाहिए, है ना? लेट्स कीप इट सिंपल, मुझे तो ये वाली चॉकलेट चाहिए। उसने कहा हाँ ठीक है आप ले लीजिए, आपने पैसे दिए, आपने, उसने चॉकलेट दे दी, दैट इज एग्जिस्टिंग गुड्स। मुझे ये पर्टिकुलर मोबाइल फोन खरीदना है, उसके पास पड़ा हुआ था, उसने दे दिया, दैट इज एन एग्जिस्टिंग गुड्स। लेकिन एग्जिस्टिंग गुड्स को भी तीन तरह के गुड्स में क्लासिफाई किया है लॉ में। सबसे पहला है स्पेसिफिक गुड्स। अब ये जो स्पेसिफिक, एसर्टेन, अनएसर्टेन है, ये टिपिकली बायर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो थोड़ा सा 5 साल आगे चल लेते हैं। आप लोग सारे सीए बन गए, अच्छी खासी जॉब, अच्छा खासा पैकेज हो गया है। सबसे पहली चीज अब घर वाले क्या कहेंगे? शादी कर लो, है ना? ओके, एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब तक हम लोग पढ़ते हैं ना, हमारे घर वाले कहते हैं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना, इधर उधर ध्यान मत देना। हुआ होगा ना आप लोग के साथ भी, नहीं तो होगा भी। देन जब हम लोग सीए बन गए, 1 आध साल काम भी कर लिया, तो वाले कहते कोई है तो बता दे। अरे जब टाइम था तब तो आपने कहा किताबों के अलावा कहीं ध्यान मत देना, अब कहाँ से लाए? राइट, यहाँ बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज से। स्पेसिफिक गुड्स, व्हेन यू एग्जैक्टली नो समवन, मुझे तो इसी से शादी करनी है, राइट? मुझे तो यही वाला फोन चाहिए, ज्यादा फर्क नहीं है, मुझे यही वाला फोन चाहिए, मुझे इसी से शादी करनी है, स्पेसिफिक गुड्स। ओके, व्हेन द बायर स्पेसिफिकली नो उसे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। नंबर 2, जो हमारे देश में हमेशा होता है, एसर्टेन। बहुत सारे बायोडेटा दिखा देंगे, अपनी पसंद से बता दो किससे मिलना है। गिवन ऑप्शन में से सिलेक्ट करना। यार मैं फोन लेने तो जा रही हूँ, मुझे अच्छा फोन चाहिए, कौन सा चाहिए मेरे को पता नहीं है। मैं दुकानदार से कहती हूँ यार ये रेंज है, इस पर्टिकुलर रेंज में आप मुझे सारे फोन दिखा दीजिए, मुझको जो पसंद आएगा ले लूंगी, है ना? घर वाले बायोडेटा दिखा देते हैं, जो पसंद है बता दो। एसर्टेन्ड गुड्स, गिवन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना। Okay, so these are the goods which are identified in accordance with the agreement or the contract of sale. लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा तब तक आप आइडेंटिफाई कर चुके होंगे कि आई वांट दिस पर्टिकुलर गुड्स ओनली। नंबर 3, अनएसर्टेन्ड गुड्स। ओके, किसी से भी शादी करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात की लाइफ तो एक ही जैसी होने वाली है। अनएसर्टेन्ड गुड्स, राइट? कोई भी नमक का पैकेट दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सारा नमक एक जैसे ही तो होता है। These are unascertained goods. Given option में you don't choose, you take any of the product and all of them are similar. Okay, तो existing के 3 टाइप थे, कौन कौन से? अभी तो पढ़ा है, स्पेसिफिक, एसर्टेन्ड, अनएसर्टेन्ड। ओके, दूसरे टाइप की गुड्स होती है फ्यूचर गुड्स। अभी तो रेडी नहीं है, लेकिन वो रेडी हो जाएगी। बहुत देर बैठ के थक गए हो, है ना, थोड़ा सा टायर्डनेस फील हो रहा है, काश थोड़ी कंफर्टेबल सीट होती। जो लोग घर पे भी 10-12 घंटे एकदम ईमानदारी से सिटिंग देते हैं, उनके दिमाग में यही आता है ना? सो इमेजिन करो आपको चॉइस दी जाए कि यार पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, तू जा अपनी पसंद का अपने हिसाब से कंफर्टेबल सिटिंग स्पेस बना ले। सो वैसे ही एक सीए स्टूडेंट था, वो गया मार्केट, उसने जाकर बोला एक फर्नीचर वाले भैया से, हु इज लाइक वेरी वेरी नाइस फर्नीचर दे यूज्ड टू मेक, भैया मेरे को ना एक रिक्लाइनर सोफा चाहिए, बिकॉज मैं तो 12-15 घंटे बैठ के पढ़ता हूँ, दैट हैज टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल, लेकिन उसके साथ एक फ्लिप करने वाला टेबल चाहिए। बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पर एक अलग से स्पेस देना जहां पर मैं अपना मोबाइल लगा सकूं और लैपटॉप रख सकूं, ऑनलाइन क्लासेस देखनी पड़ती है, चार्जिंग पॉइंट इनबिल्ट दे देना,
क्योंकि मुझे चार्ज करनी पड़ती है डिवाइसेस। ओके, क्या उसके साइड में आप छोटा सा स्पेस दे सकते हो जहाँ पे मैं पानी की बॉटल्स रख सकूँ? कौन बार बार जाके फ्रिज से निकाल के लाएगा? तो एक छोटा सा स्पेस दे देना जहाँ मेरी बॉटल्स आ जाए। दूसरी साइड मुझे स्पेस चाहिए किताबें रखने के लिए। और हाँ, उसमें ना वॉइस कमांड डलवा देना, क्योंकि मुझे अलार्म भरना पड़ता है। रिक्लाइनर है ना, नींद आ जाए तो उसमें आधे घंटे बाद ऑटोमेटिकली अलार्म हो जाए, राइट? एंड सो ऑन। आपने 50 स्पेसिफिकेशन दे दी, उसने सब बनाकर 15 दिन में रेडी कर दिया। क्या वो उसके पास प्रोडक्ट रेडी था? वो गुड्स क्या है? So these are the goods which are manufactured and acquired by the seller ऑर्डर मिलने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई मेडिसिन चाहिए जो अभी अवेलेबल नहीं है, आपके ऑर्डर पे बंदे ने मंगवा कर दे दी, दैट इज ऑल्सो फ्यूचर गुड। अंडरस्टूड? ओके, एंड नेक्स्ट इज कंटिंजेंट गुड। ऐसी गुड्स जिसका होना या नहीं होना किसी और इवेंट पर डिपेंड करता है। लॉ में 90 मार्क्स ले आओ, आई विल गिव यू आईपैड, राइट? कोई कमिटमेंट नहीं है, एग्जाम्पल है। हाँ, कमिटमेंट दे सकती हूँ 95 के ऊपर, ठीक है? किसी के भी, चलो अभी यूट्यूब पर भी रिकॉर्ड दिए जाएगा, जिसको लॉ में सीए फाउंडेशन में 95 मार्क्स के ऊपर आएंगे, मेरी तरफ से आईपैड। नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। आए 97 आए एक स्टूडेंट को, तो इम्पॉसिबल तो नहीं है। 90 प्लस लिया हो, चलो। नहीं यार, आईपैड तो एप्पल का ही होता है, सैमसंग का तो फिर कुछ और टैब बोला जाता है ना? आईपैड एप्पल का ही होता है। लॉ पढ़ाती हूँ, आई एम वेरी टेक्निकल ऑन टर्म्स। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस, ये जो मैंने आप लोग को ऑफर दिया ना, वो क्या था? कंटिंजेंट था। अगर इतना स्कोर हुआ तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, समझ लो। सिमिलरली सेलर क्या कहेगा? मैं तुमको ना वो रेयर पेंटिंग बेच सकता हूँ एमएफ हुसैन वाली, अगर अभी वाला बायर मुझे बेच, अभी वाला ओनर मुझे बेच दे तो। समझो? सो क्या ये सेल 100% होने वाली है? नहीं ना, ये क्या है? कंटिंजेंट है। ओके, लेट मी टेल यू सिर्फ गुड्स का डेफिनेशन और ये 3 टाइप्स और वो 3 सब टाइप्स। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है जिसमें आप लोग को एग्जाम्पल नहीं, सिर्फ डेफिनेशंस लिखनी होती है। सिर्फ डेफिनेशन लिखकर ये 6 मार्क्स का आंसर आपका बन जाता है, और रिसेंटली भी आई थी। ओके, अगर आप समरी नोट्स देखोगे जैसे इसके वैसे सोगा के भी हैं, तो वहां पर आपको ना बहुत प्रिसाइज डेफिनेशंस मिल जाएगी, और वो डेफिनेशन है जिसपे पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, डिलीवरी। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के 4 यूनिट्स में 2 बार ये टॉपिक है, राइट? व्हाट डू वी मीन बाय डिलीवरी? याद है तो साथ में बोलना। वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। पहला वर्ड वॉलेंट्री, अपनी इच्छा से। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज की देख रेख करने का अधिकार। ओके, सो लाइक सपोज आई हैव दिस बॉटल, अगर ये आपके पास आ गई तो आपके पास पोजेशन ट्रांसफर हो गया। आर यू द ओनर? नो, बट ये इस चीज को फिलहाल आपके पास रखा गया है। सो वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, ओनरशिप नहीं बोला है यहाँ क्या बोला है? पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पर बायर सेलर वर्ड यूज नहीं किया। एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, वो क्या है? डिलीवरी है। 3 तरह की डिलीवरी हो सकती है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। एक्चुअल डिलीवरी में जहां पर जेन्युइनली एक बंदे से दूसरे बंदे के पास गुड्स जाती है। आप शॉपकीपर के पास गए, आपने पैसे दिए, आपने सामान लिया, सामान आपके पास आया है, दैट इज एक्चुअल डिलीवरी व्हेन गुड्स फिजिकली डिलीवर्ड टू बायर। दूसरे टाइप की डिलीवरी होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है? ओनर बदल जाता है, गुड्स की लोकेशन ही चेंज नहीं होती है। ओके, मिस्टर एक्स है, दिल्ली में रहते हैं। ओके, आई एम फ्रॉम इंदौर। मैं उसको फोन करके बोलती हूँ कि भैया आपके पास जो 100 kg ऑफ वीट्स है वो आप अपने गोडाउन में ही रखिए, लेकिन अब मैं उसकी ओनर हूँ, आप पैसे ले लीजिए। मैंने उनको पैसे दे दिए, ओनर मैं हूँ। क्या गुड्स वहीं पर है? हाँ, वो मुझे एक रिसीट ट्रांसफर कर देंगे जिससे मैं जब चाहूँ तब वहां से गुड्स निकाल सकती हूँ। इसको हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जहां पर सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ट्रांसफर होता है, गुड्स फिजिकली मूव नहीं होती है।
नंबर 3, सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी के अंदर क्या होता है, जहां पर हम कोई चीज ऐसे ट्रांसफर करते हैं जो गुड्स का ओनरशिप रिप्रेजेंट करती है। कभी किसी को देखा मैं कार खरीदने गया और पूरी पूरी कार उठाकर दुकानदार ने उसको पकड़ाई हो। डिलीवरी देनी है यार, कार की डिलीवरी देनी है, कार उठा के ट्रांसफर तो करनी पड़ेगी ना। कभी ऐसा हुआ है? पर चाबी देते हैं, हाँ चाबी को सिंबलाइज कर देते हैं बड़ी चाबी से, पर कभी भी ऐसा हुआ है कि कार उठाकर ट्रांसफर की हो? symbolic delivery, when you transfer something that represents ownership। मैंने कुछ ऐसा ट्रांसफर कर दिया जो ओनरशिप होती है ना, ऐसा कभी थोड़ी होता है उठाकर कार ट्रांसफर करी, नहीं ना, तो सिंपल चाबी ट्रांसफर करके काम हो जाता है। ट्रांसफर ऑफ कीज इज सिंबॉलिक डिलीवरी। अच्छा, लॉ में हम लोग जब सिंबॉलिक डिलीवरी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग किस किस बारे में बात कर रहे हैं? सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रिसीट्स। रेलवे से एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को गुड्स भेजी, ओके मैंने इंदौर से आपको यहाँ पर दिल्ली में गुड्स भेजी। अब आपको रेलवे वाले वो गुड्स क्लियर, अब ऐसे ही जाओगे और गुड्स मिल जाएगी आप लोगों को? नहीं ना, आपको कोई तो प्रूफ दिखाना पड़ेगा दैट शोज कि आप ओनर हो। दैट रिसीट हैज टू बी देयर। तो मैं रिसीट आपको अलग से भेजूंगी, मे बी बाय स्पीड पोस्ट, एंड यू विल गेट इट। जब गुड्स यहाँ पर डिलीवर होगी तो आप बस वो रिसीट दिखाइए, आपको मिल गई। तो वो जो रिसीट है दैट इज सिंबॉलिक डिलीवरी। अंडरस्टूड? आई थिंक इट्स गुड मैंने यूनिट 1 से चालू किया। ओके, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। देखो यहाँ पर सिर्फ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल लिखा हुआ है, दोनों कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। शोइंग मतलब दिखावा। ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिस पर किसी का नाम लिखा हो उसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। लेकिन ऐसे डॉक्यूमेंट जिसको ट्रांसफर किया और ओनरशिप चल जाए, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर 500 का बंडल गिरा हुआ है और आपने उठा लिया, कोई और उसे क्लेम कर पाएगा कि देखो इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है? नाम लिखा ही नहीं होता, जिसको मिला उसका। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल हमारे लिए आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सीए की डिग्री लेना। किसी की डिग्री यहाँ गिरी हुई मिल जाए, आप उठा भी लो, क्लेम कर पाओगे? नाम लिखा हुआ होता है, फोटो भी होती है, कोई मतलब नहीं है, राइट? मतलब उस बंडल से ज्यादा प्रीशियस चीज हमें मिल भी गई है, हमारे लिए यूज नहीं है, बिकॉज दैट इज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। अंडरस्टूड? सो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जैसे ही ट्रांसफर होता है ओनर बदल जाते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल अगर किसी को मिल भी जाए उससे हार्डली कुछ फर्क पड़ता है। क्लियर? कहीं पर भी डाउट है मुझे रोक दीजिए, मैं आपको बता दूंगी। ओके मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाया था बिल ऑफ लीडिंग का, विच इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। क्विकली ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, मूवमेंट में टाइम लगेगा। सो एक सेलर है जो यूएस में बैठा है, ठीक है, उससे जूते खरीदे हमारे इंडिया के बायर ने, लेकिन क्या डायरेक्टली ट्रांसफर होगा? नहीं। द प्रोसेस इज, सेलर अपने सेल एजेंट को देता है, वो सेल एजेंट जाकर कस्टम अथॉरिटीज के पास देता है, कस्टम से एक रिसीट मिलती है जिसको हम कहते हैं बिल ऑफ लीडिंग। वो रिसीट सेलर बायर को भेजता है पैसा मिलने के बाद, ओके। जैसे ही वो रिसीट यहाँ पर आती है अपने सेल्स एजेंट को देता है, और ये सेल्स एजेंट कस्टम में जाकर जूते क्लियर करवा के लाता है, और फिर जाकर ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। लेकिन ये ट्रांजैक्शन तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक ये डॉक्यूमेंट ना हो। डू यू गेट दिस? समझ में आया ना सबको? दैट इज बिल ऑफ लीडिंग। क्योंकि काफी बच्चों को होता है मैम जगह जगह पे बिल ऑफ लीडिंग, ये होता क्या है? दिस इज द यूज ऑफ बिल ऑफ लीडिंग जब इंटरनेशनल बाइंग और सेलिंग होती है। मर्केंटाइल एजेंट, अभी कुछ देर पहले हम इसके बारे में बात कर रहे थे। सो मर्केंटाइल एजेंट बेसिकली एक ऐसा पर्सन है जो कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक अथॉरिटी ट्रांसफर होती है उसको, कि वो गुड्स को बेच सकता है किसी और के बिहाफ पे। बहुत नॉर्मल एग्जांपल है, अगर किसी को अपनी कोई लैंड बेचना है या बिल्डिंग में कोई फ्लैट बेचना है, कोई घर बेचना है, तो हम नॉर्मली उसके लिए ब्रोकर्स को हायर करते हैं जो हमारे बिहाफ पे बायर से बात करेगा, फिर ट्रांजैक्शन करवाएगा, डॉक्यूमेंटेशन कराएगा। दैट इज ऑल्सो मर्केंटाइल एजेंट। सिमिलरली जो बड़े बड़े सेलर्स होते हैं वो अपने बिहाफ पे कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं जो उनकी जगह गुड्स को बेचते हैं और पैसा रेज करते हैं। अंडरस्टूड? ओके, एक क्वेश्चन बिफोर वी प्रोसीड अहेड। हर एक्ट में डेफिनेशन होती है, क्यों?
कंपनीज एक्ट में भी है ना, सोगा में भी है, कॉन्ट्रैक्ट में भी है। क्यों, एक बार बता दो ना, बार बार क्यों डेफिनेशंस याद कराते हो? एनीवन नोज द लॉजिक? बोलो। परफेक्ट। हर एक्ट में डेफिनेशन का रीजन ये होता है कि उस वर्ड को उस पर्टिकुलर लॉ में कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो यहाँ पर डिफाइन होता है। और ये बहुत पॉसिबल है कि हर वर्ड को अलग तरीके से डिफाइन करें। जैसे कि जनरली प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? एसेट। यार मेरे लिए इंग्लिश में प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब क्या होगा? आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, मेरी प्रॉपर्टी है, इजंट इट? यहाँ पर नहीं है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में प्रॉपर्टी वर्ड अगर आएगा तो उसका मतलब एसेट नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब क्या है? ओनरशिप। सो हम लोग कहते हैं आई हैव ओनरशिप ओवर दिस हाउस, लाइक आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस। यहाँ पर बोलते हैं आई हैव प्रॉपर्टी ऑन दिस हाउस। ओके, सो दैट इज व्हाई वी से कि लॉ थोड़ा सा अलग है इंग्लिश से, क्योंकि कुछ वर्ड्स का अलग इंटरप्रिटेशन होता है। सो हियर प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट? ओनरशिप। डेफिनेशंस बढ़ा रही हो यार। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंट वो पर्सन है जिसके डेट्स उसकी एसेट से ज्यादा होते हैं, अपनी सारी एसेट्स भी बेच दे तो अपने डेट्स को रीपे नहीं कर सकता। प्राइस, मनी कंसिडरेशन ऑफ द गुड्स। क्वालिटी, क्वालिटी इसकी तो बहुत खराब है। कंडीशन और द स्टेट ऑफ द गुड्स। ओके, coming to you section number 4, that is sale, agreement to sale and contract of sale. So contract of sale includes agreement to sale and sale. सेल का मतलब इमीडिएटली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, अभी इमीडिएट ओनरशिप ट्रांसफर होगी। अग्रीमेंट टू सेल का मतलब फ्यूचर डेट पर जब गुड्स का ट्रांजैक्शन होगा एट एन अग्रीड प्राइस। ठीक है, प्राइस हो सकता है अभी डिसाइड हो गया है, लेकिन ट्रांसफर कब होगा? फ्यूचर डेट पे होगा। फ्यूचर डेट पे क्यों हो रहा है? क्योंकि हो सकता है कुछ टर्म्स और कंडीशन सेटिस्फाई होनी है या गुड्स का प्रोडक्शन होना है, दैट इज द रीजन। अग्रीमेंट टू सेल, सेल कब बनता है? जब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। ओके, लाइक ऑन अ वेरी वेरी लाइटर नोट, एग्जाम्पल, अग्रीमेंट टू सेल, सेल। ठीक है अब याद रहेगा नहीं? अच्छा, ओवरऑल मिला लो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वहां से प्रोसेस चालू होकर यहाँ खत्म होगी। नेक्स्ट, बहुत डिटेल में काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर, मैं तुम लोगों को बहुत प्रिसाइजली बता रही हूँ ताकि एटलीस्ट वी कैन कवर द मैक्सिमम। या 4 यूनिट है। ओके, नाउ दिस सेगमेंट वाज इग्नोरेंट टिल 2023, कभी क्वेश्चन नहीं आया। और 2023 के बाद एमटीपी, आरटीपी और पीवाईक्यू सब में इसका क्वेश्चन है। ओके, एंड दैट इज ऑफ 5 मार्क्स। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए। कौन कौन सी? बायर, सेलर। नंबर 2, सब्जेक्ट मैटर होना बहुत जरूरी है। क्या सब्जेक्ट मैटर होता है? गुड्स। कौन सी गुड्स? मूवेबल। इमूवेबल तो आती ही नहीं है। ओके, तो क्या मूवेबल गुड्स बेची खरीदी नहीं जा सकती? तो वो सोगा में तो नहीं आती। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रेरा, बहुत सारे लॉज लगते हैं उस पर। ठीक है, तो उसके लिए अलग लॉ है, सोगा में वो कवर नहीं होते। नंबर 3, मनी कंसिडरेशन होना जरूरी है। हमने वो रितु और राहुल वाला जो केस देखा था, रोज के टाइम पे तो हमने नहीं कहा था सेल है, क्योंकि प्राइस नहीं था। नंबर 4, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर। तो सबसे पहले 2 पार्टीज हैं, है क्या गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, पैसा ट्रांसफर हो रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो वो ट्रांजैक्शन एब्सोल्यूट या कंडीशनल हो सकता है। एंड बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स है ना, सेक्शन 10 वाले, वो सारे यहाँ पर अप्लाई होने चाहिए। क्लियर? सेक्शन 10 पता है ना सबको? कोई बता सकता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10, कॉम्पिटेंट और फ्री कंसेंट। याद है? सो बेसिकली सेक्शन नंबर 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अबाउट कि अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना है तो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। तो उसमें द पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, है ना,
वहां पर भी जो जो कंडीशंस थी वो भी सारी इस एक्ट में पूरी करना कंपलसरी है, नहीं तो सेल कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंसेस, अब आगे कुछ डिफरेंसेस ही आएंगे। तो सेल और एग्रीमेंट टू सेल में सबसे इंपॉर्टेंट 4-5 डिफरेंसेस डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में अगर डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन आए तो आता है, ठीक है, अगर आए तो आपको क्या करना है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने डिफरेंसेस लिख दीजिए। मैम मुझे बेसिस लिखना नहीं आता, डिफरेंसेस तो मुझे आते हैं, नॉर्मली ये डाउट आता है। आप डिफरेंस पहले लिख लीजिएगा, बेसिस का कॉलम खाली छोड़ दीजिए, डिफरेंसेस के बेसिस पे बेसिस लिख लेना। कैसे? पहला डिफरेंस, यहाँ पर प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर होती है, यहाँ फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होती है, मुझे ये डिफरेंस पता है, तो अब उसका बेसिस बना लो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, दोनों में कॉमन यही तो लिखा है हमने। दूसरा डिफरेंस, ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए? अगर बेसिस याद नहीं है, डिफरेंसेस याद है, तो बेसिस तो निकाल लेना ना डिफरेंस से। अगर बेसिस ना लिखे तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 मार्क्स काटा जा सकता है, ठीक है। सो एज अ पेपर चेकर अगर आपने सारे डिफरेंसेस करेक्ट लिखे हैं, एज अ पेपर चेकर मैं आपको 5 ही दूंगी 6 की जगह, लेकिन सिर्फ बेसिस लिख दोगे तो 1 मार्क्स और मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर यहाँ पर होता है तो सेल के केस में सेलर बायर के अगेंस्ट केस कर सकता है, बिकॉज उसने गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया है। यहाँ पर जो भी अग्रीव पार्टी है, दोनों में से कोई भी दुखी आत्मा हो सकती है यार, हो सकता है बायर को गुड्स ही ना मिले, फ्यूचर में मिलने वाली थी, हो सकता है सेलर देने को तैयार है, बायर ले ही नहीं रहा, जो भी अग्रीव पार्टी है वो सू कर सकती है डैमेजेस के लिए। सू करना मतलब केस फाइल करना। नेक्स्ट, सब्सिक्वेंट अगर लॉस होता है पार्टीज को गुड्स के डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो उस केस में यहाँ पर लाइबिलिटी बायर की, क्योंकि बायर अब ओनर है, यहाँ पर लाइबिलिटी सेलर की है। ओके, बर्डन ऑफ रिस्क बायर का है, क्योंकि ओनरशिप के साथ रिस्क ट्रांसफर होता है, यहाँ पर सेलर इज ओनर, उसी की रिस्क है। 5 डिफरेंसेस हो गए, इतने भी याद रख लेते हो बहुत है। नेक्स्ट, ओके, कमिंग टू सेल एंड हायर परचेज, अ वेरी नाइस स्टोरी इन देयर, लेकिन मुझे लगता नहीं है उतना समय, तो मैं क्विकली आप लोगों को हायर परचेज ऐसे ही समझा देती हूँ। ओके, सो हायर परचेज का मतलब क्या होता है, जब हम लोग इमीडिएटली गुड्स नहीं खरीदते हैं, हम उस गुड्स के लिए इंस्टॉलमेंट्स बना लेते हैं, और जब हम आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तभी गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर होगा। बहुत सिंपल भाषा में ये क्या है, हायर परचेज है। इज इट द सेम एज ईएमआई? नो, ईएमआई ऑप्शन में आप पहले दिन से ओनर होते हैं, आपको इंस्टॉलमेंट्स देनी है, ना देने पर आपकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी और फिर उसका ऑक्शन होगा। यहाँ पर हायर परचेज में लास्ट डे तक, जब तक आप आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं पे करोगे, जो सेलर है वही ओनर रहेगा। ओके, दैट पर्सन इज नोन एज वेंडर एंड यू आर नोन एज हायरर। So that there's a difference between your EMI model and hire purchase. Clear? तो सेल और हायर परचेज दोनों को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेल में इमीडिएटली ओनरशिप पास हो जाएगी, और हायर परचेज में आखिरी इंस्टॉलमेंट देने के बाद। सेल के अंदर रिस्क अब बायर की है, हायर परचेज में जो ओनर है उसी की रिस्क है ना, वेंडर की रिस्क है। ओके, अगर मान लो बायर इंस्टॉलमेंट हो गया, सेल के केस में सेलर का नुकसान, लेकिन हायर परचेज के केस में कोई नुकसान नहीं है, गुड्स वापस ला सकता है वो बंदा, वो ओनर है अभी भी। ओके, सो दीज आर मेजर डिफरेंसेस। कोई भी डाउट हो आप मुझे रोकिए, पूछिए कुछ डाउट्स। भाई मुझे लगा तुम्हारी पसंद का एक्ट करवा रही हूँ, थोड़ी सी ज्यादा इंटरेक्शन होगी। बोलो बोलो। मैंने इसलिए कंपनीज एक्ट चूज किया था, बिकॉज उसमें टू वे इंटरेक्शन ज्यादा होता है। हाँ, इसीलिए तो पूछो ना क्या कंफ्यूजन, मैं वेट कर रही हूँ उस कंफ्यूजन का। ओके, बाकी यहाँ पर डिफरेंसेस है कि सेलर गुड्स को वापस रीसेल कर सकता है क्योंकि वो ओनर है, बायर यहाँ नहीं कर सकता है क्योंकि उसको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। ओके, कमिंग टू सेल एंड बेलमेंट, पहले दिक्कत आती थी पुराने सिलेबस में, क्योंकि बेलमेंट इंटरमीडिएट का हिस्सा हुआ करता था, अब तो तुम्हारे फाउंडेशन में आ गया है। सो बेलमेंट का मतलब होता है जब हम गुड्स किसी को ट्रांसफर करते हैं वापस लेने के लिए, है ना, या हमारे ऑर्डर किसी और को ट्रांसफर करने के लिए। सेल में तो ओनरशिप ट्रांसफर हो ही गई। सो द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज सेल, बेलमेंट इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स फॉर टेकिंग देम बैक। ओके, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, ओनरशिप ट्रांसफर होती है सेल में, बेलमेंट में नॉर्मली ओनरशिप पास नहीं हो सकती है। सेल में गुड्स को हम रिटर्न नहीं करते, बेलमेंट तो होता ही है वापस लेने के लिए। एंड नंबर 3, सेल में कंसिडरेशन पे करना कंपलसरी है, इतनी बार पढ़ लिया हमने। बेलमेंट तो ग्रेचुइटियस भी हो सकता है,
ग्रेटिटियस बिलमेंट का मतलब पता है, एक ऐसा ट्रांसफर ऑफ गुड्स जहाँ पर कुछ पे नहीं करना पड़ता। तो फॉर एग्जाम्पल कई बार हम लोग कुछ मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, जहाँ पर हम लोग जूते जमा कराते हैं। क्यों जमा कराते हैं? वापस लेने के लिए। कई जगह उसके लिए पे थोड़ी करते हैं उस सर्विस के लिए। ग्रेटिटियस बिलमेंट। क्लियर? नेक्स्ट, सेल वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। ये तो एक्चुअली कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें बहुत ही डिफरेंट है, इनका डिफरेंस डालने की जरूरत ही नहीं थी। सेल में गुड्स ट्रांसफर होती है, यहाँ पर सर्विसेज ट्रांसफर होती है। आप एक ज्वेलर के पास जा रहे हो डायमंड का रिंग खरीदने, सेल। आप एक ज्वेलर के पास जाते हो, डायमंड दे देते हो उसको, गोल्ड दे देते हो उसको, और कहते हो ऐसा रिंग बना कर दो। कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। गोल्ड आपने दिया, डायमंड आपने दिया, फिर भी वो फ्री में काम नहीं करेगा, काम करने का पैसा लेगा ना। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। क्लियर? नेक्स्ट, ओके, 1930 की इंग्लिश का नमूना। 1900 लाइक अभी भी हम कहते हैं काफी लोग की इंग्लिश खराब है। 1930s में थोड़ी कोई एकदम पत्थर तोड़ इंग्लिश होगी। उस समय की इंग्लिश होती थी कि हम हिंदी को इंग्लिश ट्रांसलेट करते थे, राइट? हिंदी में हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बने? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इज इट करेक्ट इंग्लिश? द करेक्ट इंग्लिश इज हाउ टू मेक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, नो? है ना? सो ये 1930 की इंग्लिश का नमूना है। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनता है? सेक्शन नंबर 5(1) और 5(2) में डिफाइंड है। सेक्शन नंबर 5(1) कहता है द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस। Okay, this is offer. It was like mistyped, auto corrected. So the contract of sale is made by an offer of what? Buying or selling a good at a particular price. ठीक है? और उस प्राइस पे अगर वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया। डिलीवरी बाद में भी होगी तो चलेगा, पेमेंट भी बाद में होगा तो चलेगा, दोनों इंस्टॉलमेंट में भी होगा चलेगा। मेन क्या है? ऑफर होना चाहिए और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, प्राइस लॉक हो जाना चाहिए। 5(2), ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ये ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, ओरल पार्टली रिटर्न भी हो सकता है। अंडरस्टूड? मतलब हम लोग जितना भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं, दुकानदार के साथ कितनी बार बैठ के आपने रिटर्न एग्रीमेंट बनाया भैया? नहीं ना, पैसे देते सामान ले आते हैं। दैट इज ऑल ओरल एग्रीमेंट्स एंड इट इज वैलिड इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेक्शन नंबर 6, हम में से कितने जने जो सिर्फ हेडिंग पढ़ के रिविजन करते हैं? मैं भी थी। ये सेक्शन, ऐसे सेक्शन हमें धोखा देता है। नाम क्या है? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ईदर एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सिर्फ एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स ही सब्जेक्ट मैटर हो सकती है। पढ़ के तो ये समझ में आ रहा है, नीचे धोखा होगा। So the goods can be subject to contract of sale that could be either existing, owned or possessed by the seller. पहला पॉइंट बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा, there may be contract of sale of goods the acquisition of which depends upon certain contingency। भैया contingent goods या डालने ही तो ऊपर हेडिंग में भी डाल देते है ना, वहां नहीं डाला है, 6(2) में डाला है। तो 6(2) ने ये भी कहा है कि एग्जिस्टिंग गुड्स और फ्यूचर गुड्स तो हो सकती है, लेकिन कंटिंजेंट गुड्स भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का हिस्सा हो सकती है। और ये जो हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं ये अग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है। वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स अग्रीमेंट टू सेल। हाँ भी, ये कहानी भी स्किप करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, आप एक दुकान पर जा रहे हो फ्रूट्स खरीदने, और वहां पर जो भी फ्रूट्स आपको चाहिए दे आर ऑल पैरिश स्पॉइल्ड, बदबू आ रही है, ऊपर मक्खियां बिन बिना रही है, खरीदोगे? यार स्पेशली 2 किलोमीटर गए हो वो फ्रूट्स खरीदने, क्यों नहीं खरीद रहे हो? यूज ही नहीं ना, हमारा जो पर्पस था वो सॉल्व नहीं हो रहा है वो फ्रूट्स खरीद के। दैट इज व्हाट इज सेक्शन नंबर 7। गुड्स perishing बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। यू वेंट टू अ शॉप, यू वांटेड टू बाय समथिंग, वो गुड्स ऑलरेडी सड़े हुए थे, आप नहीं खरीदोगे। तो वो क्या हो गया? वहां जाकर जो आपने बात भी करी दैट इज ऑल वॉइड, नो यूज एट ऑल। However, केस 2, सेक्शन नंबर 8, आपने केक का ऑर्डर दिया, आपके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था, आपने एक स्पेशल फोटो केक का ऑर्डर दिया जिसमें आपने अपने फ्रेंड की बहुत ही फनी सी फोटो लगवाई, ये किया वो किया।
7 दिन पहले ऑर्डर देकर आ गए, उसमें 50 इंस्ट्रक्शन दे दिए कि ये फ्लेवर चाहिए, ये साइज चाहिए, ये डिजाइन चाहिए। जिस दिन बर्थडे था उस दिन आप सुबह सुबह दुकान पहुंचे, आपने पूछा केक रेडी है, उसने कहा बिल्कुल रेडी है, केक सामने लाकर रखा। आप इतने खुश हो गए केक को देखकर, आप थोड़ा सा नीचे झुके और अचानक से पॉप हुआ केक, अंदर से एक चूहा निकला। अब लोगे वो केक? ऑर्डर दिया था आपने, क्यों नहीं लोगे? मैम वो खाने लायक ही नहीं बचा ना, उससे भी तो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, राइट? इवन दो वी डिड व्हाट, अग्रीमेंट टू सेल, बट हमारा सेल कंप्लीट होने से पहले गुड्स तो यूज करने लायक नहीं बची। अंडरस्टूड? सो गुड्स पैरिशिंग बिफोर सेल, आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल, यहाँ पर अब बायर के ऊपर चॉइस है, वो चाहे तो खरीदे, चाहे तो ना खरीदे। अच्छा कब खरीद लेंगे? मान लो वो जो फोटो था उसमें साइड से अगर हल्का सा खराब होता तो हम शायद खरीद भी लेते, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मांग के, है ना? चूहा वुहा नहीं है, एकदम बढ़िया केक है। साइड से जो फोटो है वो थोड़ी सी खराब है, ध्यान से देखने पे पता लग रहा है, हम कहेंगे यार भैया थोड़ा डिस्काउंट दे दो तो हम ले लेते हैं। सो यहाँ पर इट इज अप टू बायर, वो अगर चाहे तो अग्रीमेंट को अवॉइड कर सकता है। प्रीटी प्रैक्टिकल, एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझ में आया? ओके, नाउ सेक्शन नंबर 9 एंड 10, ये दोनों सेक्शंस प्राइस असर्टेन करने वाले हैं। ओके, सेक्शन नंबर 9 कहता है जनरली हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि ये चीज कितने की है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में लिखा होगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में नहीं लिखा तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक ऑटो करते हो और आपको यहाँ से मेट्रो स्टेशन जाना है, राइट? सो आप ऑटो वाले को रोकोगे, पूछोगे भैया कितना कितना लोगे, और फिर हम ऑटो में बैठेंगे और फिर हम उसकी सर्विसेज यूज करेंगे, इजंट इट? ये तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट करते समय हमने प्राइस डिसाइड किया। नंबर 2, हम ऑटो में बैठ गए और बोला भैया मेट्रो स्टेशन लेकर चलो, उसने छोड़ दिया, अब कैसे प्राइस डिसाइड होगा? अरे मैम हम रोज जाते हैं, रोज 50 रुपीज लगते हैं, अभी भी 50 दे देंगे। दैट इज द रीजनेबल प्राइस, इधर इट विल बी रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट और द रीजनेबल प्राइस। दैट इज सेक्शन नंबर 9 कि हाउ द प्राइस विल बी असर्टेन। सेक्शन नंबर 10, तो सेक्शन नंबर 9 समझ में आया, कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स होगा या रीजनेबल प्राइस दे देंगे जो डीलिंग से होता है, या फिर हम सेक्शन नंबर 10 की तरफ मूव करेंगे, वैल्यूएशन। ओके, नाउ how does this valuation takes place? Okay, okay, so section number 10 talks about here is कि अगर हमें कभी भी प्राइस डिसाइड करना है, there is no way to find the reasonable price of the goods, neither there's a way कि कोई और हमने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया, हमने कहा कि भैया निशान से डिसाइड करेंगे कि इस चीज का प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक है? सो अब क्या होगा, केस नंबर 1, ही विल टेल कि यार ये चीज 500 रुपए में बेच दो, इन्होंने प्राइस निकाल दिया, हमने ले ली गुड्स, दैट इज केस नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है, पर बिना दिक्कत के लॉ थोड़ी होता है। केस नंबर 2, वैल्यूअर वैल्यूएशन करने से मना कर दे, देखो सर तो उठ के चले गए, है ना, तो सर ने मना कर दिया, मैं नहीं करता वैल्यूएशन, तुम दोनों जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम बायर सेलर हो ना, आपस में डील करो। ओके, दैट इज केस नंबर 2। अब क्या होगा, अगर वैल्यूअर कभी भी डिनाई कर देता है वैल्यूएशन करने से, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट हमें अवॉइड करना पड़ेगा, अवॉइड हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हमारे बायर सेलर बहुत स्मार्ट होते हैं ना, उन्होंने गुड्स को पहले ही ट्रांसफर कर दी, अब वैल्यूअर ने भी मना कर दिया, तो क्या करेंगे, अब जो भी उस गुड्स का मार्केट में रीजनेबल प्राइस चल रहा है उससे गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर। इज इट क्लियर? ओके, दैट इज एंड ऑफ यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 पे चलने वाली तुम्हारी हालत दिख नहीं रही है, क्या करूं? एक्चुअली ना, इफ आई वुड हैव नोन आई वुड हैव गॉट माइंड मैप्स ऑफ दिस, दीस आर देयर, मेरे ड्राइव पर है और अभी यहाँ पे डाउनलोड होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं था, तो इसलिए मैंने डिटेल नोट्स निकाले। अगर कल सोगा ही कंटिन्यू करना है, लेट्स डू इट विद माइंड मैप्स, उससे मजा भी आएगा, फटाफट भी हो जाएगा, 3 यूनिट्स 1 घंटे में आराम से होंगे। और थोड़ा सा रीड करके आओगे तो तुमको ज्यादा मजा आएगा, ट्रस्ट मी, है ना? इट वुड बी अ 2 वे इंटरेक्शन, और वहां पे तुम मुझसे पिन पॉइंट अपने डाउट पूछ सकते हो और मैं तुम लोग को एग्जैक्टली बता दूंगी उसको याद करने का, मतलब मैं क्लास में याद करवा दूंगी। और बोलो, दैट्स इट, फाइन अप करते हैं आज। आई वुड सी यू गाइस आर टायर्ड, मतलब सेशन के स्टार्टिंग में उनको सोते हुए देखा था मैंने,
2 लोग लिटरली ऐसे फैले हुए थे। तो मुझे ना अंदर आते ही बहुत बढ़िया लॉ के लेक्चर वाली वाइब आ गई थी। तो मैंने कहा यार बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। द गुड थिंग इज़ येट वी मैनेज टू एटलीस्ट डू दिस मच। कल का सेशन वैसे भी सारे टीचर्स का शॉर्ट होगा, तो दैट विल आई थिंक हेल्प यू ऑल एंड हेल्प मी एज़ वेल। और कल क्योंकि माइंड मैप्स रहेंगे हमारे पास, तो विल डू इट लिटिल फास्टर। ओके? चलो, थैंक यू सो मच।